नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। जैसा कि हमने कल बताया था कि आज हम रचना के आधार पर वाक्य के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो वाक्य हैं वह अर्थ के आधार पर अलग होते हैं, रचना के आधार पर अलग होते हैं और वाच्य के आधार पर। तो हमने वाच्य के आधार पर वाक्य के भेद पढ़े, उनके उदाहरण देखे, और आज हम देखने जा रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। कि जो रचना है, रचना यानी कि बनावट, रचना मतलब बनावट। जो वाक्य है उसकी बनावट के आधार पर वाक्य जो है कितने प्रकार के बनते हैं। तो बनावट के आधार पर या कहें रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं कितने प्रकार के होते हैं वो हम देखें। कि पहले हम प्रकार जानने से पहले समझ लेते हैं कि वाक्य होते क्या हैं, किसे कहते हैं वाक्य। जब भी हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, मतलब कहने का मतलब जब हम एक अपने मन की बात किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, वो जिस माध्यम से पहुंचाते हैं उसे हम सरल भाषा में वाक्य की संज्ञा दे सकते हैं। जब या कहें कि अगर व्याकरणिक रूप में कहें तो शब्दों के योग से बने सार्थक शब्दों को वाक्य कहते हैं। यानी कि जो शब्द है, शब्दों के सार्थक मेल को, जिसका एक अर्थ हो, कोई भाव हो, कोई विचार प्रकट हो रहा हो, ऐसे वाक्य को हम वाक्य की संज्ञा दे सकते हैं। यानी कि उसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा हो, सार्थक कोई अर्थ निकल रहा हो, ऐसे वाक्य को हम वाक्य की संज्ञा देते हैं। अब यहाँ पर हमने कहा कि ऐसे सार्थक शब्द समूह को, यहाँ पर सार्थक शब्द समूह को व्यवस्थित हो, पूरा आशय प्रकट कर रहा हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। और जो शब्द है, जब हम लिखते हैं, जैसे आ से लिखा हुआ है, प्रकट लिखा हुआ है, कर रहे हैं, सके हैं, ये सारे शब्द लिखे हुए हैं। जब ये जो शब्द हैं जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो शब्दों को वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद क्या कहते हैं? पद कहते हैं। यहाँ दोस्तों, प्यारे बच्चों, जो शब्द है जब वह स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं तो उन्हें शब्द कहा जाता है। लेकिन जब उन्हीं को शब्दों को वाक्य के रूप में एक सार्थक कोई अर्थ के रूप में, वाक्य के रूप में प्रकट करते हैं, कोई लिखते हैं, तो वह पद, जो शब्द है वो पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। और आपको ध्यान हो तो हमारे जो 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं वो ध्यान से दें कि जो पद परिचय आपके कोर्स में है, पद परिचय कोर्स में है, आपके सिलेबस में है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो जो पद जो होता है वो वाक्य में जितने भी शब्दों का प्रयोग हुआ है वह वाक्य में प्रयोग होने के बाद जो शब्द है वो शब्द नहीं रह जाता, पद हो जाता है। क्या हो जाता है? पद हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर हम स्टार्टिंग, जब भी हमें अपने मन की बात दूसरों तक पहुँचानी होती है तो यहाँ पर जितने भी शब्द हैं, चाहे वो जब है, हमें है, अपने हैं, मन है, बात है, दूसरों है, तक है, पहुँचानी होती, ये सारे के सारे इस वाक्य के अंतर्गत पद की श्रेणी में आते हैं, यानी कि पद कहलाते हैं जब ये वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम अपनी बात दूसरे लोगों तक पहुँचाते हैं और जिस माध्यम से पहुँचाते हैं, जिन शब्दों के सार्थक समूह के माध्यम से पहुँचाते हैं, उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य जो होते हैं, रचना, देखो यहाँ पर भी हमने मेंशन किया हुआ है कि रचना, वाक्य की रचना शब्दों, पदों के योग से होती है। यानी कि जो
शब्द है वो वाक्य में प्रयोग होने के बाद क्या कहलाता है? पद कहलाता है। और वाक्य जो होता है पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। वाक्य जो होते हैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि जब तक वाक्य जो है वो किसी भी प्रकार के भाव, विचार, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई भी बात हमें कहनी है तो वह हम वाक्य के माध्यम से ही कह सकते हैं और उसे ही हम वाक्य की संज्ञा देते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम कह सकते सफ़ेद जूते, यहाँ पर हमने मेंशन किया है कि जैसे सफ़ेद जूते हैं, ये शब्द लिखे हैं हमने यहाँ पे। इससे इस बात का पता नहीं लग रहा कि सफ़ेद जूते के बारे में क्या करें, सफ़ेद जूते पहनने हैं, खरीदने हैं, किसके हैं, क्या कहना चाहता है सफ़ेद जूतों के बारे में। तो यह इसको हम वाक्य की संज्ञा नहीं दे सकते। वाक्य की संज्ञा हम उसे ही दे सकते हैं जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो, जिसका कोई भाव प्रकट हो रहा हो, उसे ही हम वाक्य की संज्ञा दे सकते हैं। जैसे कि इसको अगर हम इसी प्रकार से लिखें कि मुझे सफ़ेद जूते खरीदने, मुझे सफ़ेद जूते खरीदने, तो ये एक पूर्ण वाक्य बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर सफ़ेद जूतों के विषय में बोलने वाले का भाव स्पष्ट प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि मुझे सफ़ेद जूते खरीदने हैं, ये एक पूर्ण वाक्य, क्योंकि यहाँ पर जूते खरीदने की बात हो रही, जूते खरीदने की बात हो रही है। अब ये तो हो गई वाक्य की बात कि वाक्य किसे कहते हैं, कैसा बनते हैं, और वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद शब्द क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? हाँ, बिल्कुल सही, पद कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद जो शब्द है वो पद कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम वाक्य के अंगों की, कि वाक्य जो है उसके कितने अंग होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं तो वाक्य के दो खंड होते हैं, दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो खंड होते हैं या दो भाग होते हैं। पहला होता है कर्ता और दूसरी होती है क्रिया। कर्ता और क्रिया के विस्तार को अगर हम बात करें तो कर्ता को हम कहते हैं उद्देश्य और क्रिया को कहते हैं विधेय। कर्ता को कहते हैं उद्देश्य और क्रिया को कहते हैं विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में कर्ता या उसके विस्तार से जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। कर्ता या उसके विस्तार या जिस व्यक्ति या किसी भी वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे हम उद्देश्य कहते हैं। मुख्य रूप से कर्ता ही वाक्य में उद्देश्य कहलाता है। कोई भी वाक्य है उसमें जो भी काम को करने वाला है वो क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। जैसे मोहन बाजार जा रहा है, एक उदाहरण यहाँ पर हम देख रहे हैं, मोहन बाजार जा रहा है। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? कौन है? मोहन। मोहन जो है वह कर्ता है। बाजार जा रहा है यह क्रिया है। क्या है? क्रिया है। तो कर्ता हमारा हो गया उद्देश्य और क्रिया हो गई विधेय। इस वाक्य में जो कुछ भी लिखा गया वह मोहन के विषय में है। इस वाक्य में मोहन जो है क्या है? उद्देश्य। क्या है? उद्देश्य है। अब दूसरी बात आती है विधेय की। उद्देश्य आप समझ गए कि जो कर्ता होता है वो उद्देश्य कहलाता है और विधेय होती है क्रिया। वाक्य में कर्ता या उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। साधारणतः कर्ता उद्देश्य होता है और क्रिया विधेय कहलाती है। मोहन बाजार जा रहा है, यहाँ पर इस वाक्य में मोहन जो है वह उद्देश्य है और इस बात को पहले ही स्पष्ट कर हमने कर दिया है कि वाक्य का जो शेष जो भाग है, शेष जो अंश है वह क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है।
और कुछ उदाहरण के द्वारा भी हम यहाँ पर स्पष्ट किया हुआ है। जैसे शीला आम खा रही है, शीला आम खा रही है। तो यहाँ पर जो शीला है वो उद्देश्य है, और बाकी का जो हिस्सा है, बाकी का जो है क्रिया है या कर्म है, वह विधेय के अंतर्गत आ जाते हैं। आम खा रही है। ऐसे ही अगला जो उदाहरण है हमने यहाँ देख रहे हैं, महात्मा गांधी हमारे प्रिय नेता है। महात्मा गांधी हमारे प्रिय नेता थे। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जो है कर्ता है, कर्ता मतलब उद्देश्य है, और हमारे प्रिय जो नेता हैं यह विधेय है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि विधेय क्या होता है और उद्देश्य क्या होता है। हमारे प्रिय नेता राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो वाक्य है, हमारे प्रिय नेता राजीव गांधी, ये पूरा का पूरा जो है कर्ता है। इसी के प्रकार एक बड़ा जो कर्ता है, लंकापति रावण को राजा राम ने तीर से मारा। तो यहाँ पर जो लंकापति रावण पूरा का पूरा जो है कर्ता है। इसी प्रकार यहाँ पर जो है की हत्या कर दी गई, ये पूरा का पूरा जो बाकी का जो अंश है वह विधेय के अंतर्गत आता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि जो, क्योंकि हम ज़्यादा गहनता में नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि अभी आपके जो सिलेबस है उसमें सिर्फ उसके जो भेद हैं वही इसमें शामिल किए गए। तो हम अब चलते हैं सीधे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। हमने वाक्य देखा, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं ये देखा। अब हम समझेंगे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। रचना जो है बनावट के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले ही समय की बचत के लिए हमने पहले ही सारा कुछ लिखा हुआ है। रचना के आधार पर वाक्य जो होते हैं मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सरल या साधारण वाक्य, जटिल या मिश्र वाक्य, और तीसरा है संयुक्त या यौगिक वाक्य। ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं रचना के आधार पर। अब सबसे पहला जो वाक्य है वह हमारा कौन सा है, सरल वाक्य। जी हाँ, सरल या साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह आमतौर पर सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है या कहलाता है। जिसमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। एक उद्देश्य से मतलब एक कर्ता होता है, एक विधेय से मतलब एक क्रिया होती है, एक कर्म होता है। उसे हम आमतौर पर सरल या साधारण वाक्य की संज्ञा देते हैं। यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण भी लिखे हुए हैं। जैसे राम बाजार जा रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें कि विधेय क्या है, राम। राम क्यों है, क्योंकि राम क्या है, कर्ता है। और बाजार जा रहा है, यह पूरी की पूरी जो है क्रिया है। तो इस प्रकार से राम जो है, राम प्लस बाजार जा रहा है, राम कर्ता हो गया, उद्देश्य हो गई, और बाजार जा रहा है क्रिया हो गई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह सरल वाक्य या साधारण वाक्य का उदाहरण है। ऐसे ही दूसरा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ पर वह जो है कर्ता है, और पुस्तक जो है वह कर्म है, और पढ़ रहा है जो है क्रिया है। यानी कि इसमें कर्ता हो गया प्लस कर्म हो गया प्लस क्रिया हो गई। ये 3 प्रकार की 3 चीजें इसमें हो गई, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। इन तीनों को, क्योंकि ये तीनों ही क्या है, एक एक है, जिसमें एक कर्ता है या एक उद्देश्य है और एक विधेय है। विधेय मतलब कर्म प्लस क्रिया को हम
विधेय की संज्ञा दे सकते हैं। और उद्देश्य हो गई विधेय, कर्ता जो है हमारा उद्देश्य हो गया, कर्म प्लस क्रिया विधेय हो गई। तो कहने का मतलब जो है वह तो वह पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें वह पुस्तक पढ़ रहा है, 3 भाग हो गए इसके। और यह हम कह सकते हैं सीधे सीधे कि यहाँ पर यह जो है सरल या साधारण वाक्य का उदाहरण है। सरल वाक्य में कर्ता, देखो यहाँ पर हमने और भी अच्छी तरह से आपको समझाने के लिए, सरल वाक्य में कर्ता क्रिया के अलावा कर्म अथवा उनके पूरक भी सम्मिलित किए जा सकते हैं। जो सरल वाक्य होता है उसमें कर्ता क्रिया कर्म तथा उनके पूरक, यानी कि उस बात को पूरा करने के लिए जो भी शब्द यूज होते हैं वह भी सरल वाक्य के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर हमने उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि कर्ता क्रिया कर्म और पूरक किस प्रकार से सम्मिलित हो सकते हैं। पहला है राहुल पढ़ा। राहुल पढ़ा, राहुल हो गया कर्ता, राहुल कर्ता है और पढ़ा क्रिया है। राहुल पढ़ रहा है, राहुल हो गया कर्ता और पढ़ रहा है क्रिया का विस्तार, यानी कि पढ़ रहा जो है पूरा का पूरा, पढ़ना तो क्रिया हो गई और रहा है वह क्रिया का विस्तार हो गई। तीसरा है पड़ोस में रहने वाला राहुल पढ़ रहा है। पड़ोस में रहने वाला राहुल, यहाँ पर जो राहुल है वो कहाँ पर रहता है, पड़ोस में रहने वाला। तो ये पूरा का पूरा जो है कर्ता है, कर्ता का विस्तार हो गए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर राहुल के बारे में बात हो रही है कि कहाँ पर रहने वाला, पड़ोस में रहने वाला राहुल पूरा का पूरा जो है कर्ता है और पढ़ रहा है कर्ता का क्रिया का विस्तार हो गए। पढ़ना जो क्रिया है उसका विस्तार हो गया। तो चौथा जो उदाहरण हम देख रहे हैं यहाँ पर, राहुल ने पुस्तक पढ़ी। राहुल कर्ता हो गया, पुस्तक कर्म हो गई और पढ़ी क्रिया हो गई। तो इस प्रकार से कर्ता कर्म और क्रिया इन तीनों को मिलाकर भी सरल वाक्य का निर्माण होता है, जिसमें एक उद्देश्य यानी कि एक कर्ता होता है, एक कर्म होता है और एक क्रिया होती है। या क्रिया का विस्तार या कर्ता का विस्तार होता है, वह उस वाक्य को भी हम सरल वाक्य की संज्ञा ही देंगे। अगला जो उदाहरण है आप देख रहे हैं, राहुल ने मित्र को पुस्तक दी। राहुल जो है वह कर्ता हो गया, ने मित्र को पुस्तक दी, यहाँ कर्म हो गया मित्र और पुस्तक दी, कर्म और क्रिया हो गई। यानी कि राहुल ने मित्र को पुस्तक दी, राहुल ने मित्र को पुस्तक दी, क्या दी, पुस्तक दी, किसको दी, मित्र को दी। यानी कि इसमें इस वाक्य में 2 कर्म हो गए, इस वाक्य में 2 कर्म, एक तो मित्र हो गया और एक पुस्तक हो गई। अगला है राहुल ने अपने प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तक दी। कर्ता कर्म का विस्तार, कर्म और कर्म का विस्तार, और लास्ट में हो गई क्रिया दी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सरल वाक्य अगर आमतौर पर हम सीधा समझे, सीधी सी भाषा में समझें कि जिसका सीधा सीधा अर्थ निकल रहा हो, ऐसे वाक्य को हम सरल वाक्य की संज्ञा दे सकते हैं। नहीं तो हम व्याकरणिक रूप से देखें तो जिसमें एक विधेय, एक उद्देश्य, एक विधेय और एक विधेय होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, एक कर्ता और क्रिया होती है, कर्म होता है, उसे हम सरल वाक्य की संज्ञा देते हैं। दूसरा है जटिल या मिश्र वाक्य। जटिल, मिश्र वाक्य को जटिल क्यों कहा गया है, क्योंकि वह मिक्सचर होता है। अब मिक्सचर जो होती है उसमें क्या होता है, मिक्स कर बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती है, उसको अगर अलग अलग किया जाएगा तो उसमें उसको अलग करने में, उसको समझने में
हमें कोई भी मिक्स चीज बनाई, जैसे कोई भी सब्जी बनाई, उसमें बहुत सारे मसाले डाले गए, या कहें कि मिक्स वेज बनाई गई। मिक्स वेज तो आप सबने खाई होगी, खाई है ना। हाँ, तो मिक्स वेज में, मिक्स में उसमें बहुत सारी सब्जियां डलती है और बहुत सारी सब्जियों का उसमें स्वाद होता है। वैसे ही मिश्र वाक्य होता है। इसमें एक जो होता है प्रधान उपवाक्य होता है, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े हो, उसे जटिल या मिश्र वाक्य कहा जाता है। एक प्रधान उपवाक्य होता है और बाकी के आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे आप उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं, वह कौन सा क्षेत्र है जहां महिला ने अपना कदम नहीं रखा। वह कौन सा क्षेत्र है जहां महिला ने अपना कदम नहीं रखा। दूसरा उदाहरण है, गहन से गहन संकट हो फिर भी वह हंसता रहता है। गहन से गहन संकट हो फिर भी वह हंसता रहता है। ये दो उदाहरण हो गए। अब सबसे बड़ी बात जो है उपवाक्य की, एक प्रधान उपवाक्य होता है और बाकी के आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो मिश्र वाक्यों को समझने के लिए हमें आश्रित उपवाक्यों के जो भेद हैं उसके बारे में भी हमें जानना होगा। तो उस चलिए आगे बढ़ते हैं, हम चले बढ़े आगे। चलो, उपवाक्य के जो भेद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सी बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आजकल जो 10वीं और 12वीं के जो पेपर हो रहे हैं वो एमसीक्यू हो रहे हैं, और एमसीक्यू में छोटी से छोटी एक लाइन से भी प्रश्न बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम प्रश्न बन जाता है कि उपवाक्य जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। संज्ञा उपवाक्य होते हैं, विशेषण उपवाक्य होते हैं और क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। ये 3 प्रकार के उपवाक्य होते हैं। सबसे पहले होते हैं संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य क्या होते हैं, जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्म या पूरक के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे संज्ञा उपवाक्य की संज्ञा देते हैं। समझ में आया। जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्म या पूरक के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे संज्ञा उपवाक्य की संज्ञा देते हैं। जैसे राजू ने कहा, राजू ने कहा कि वह कल मुंबई जा रहा है। राजू ने कहा कि वह कल मुंबई जा रहा है। तो यहाँ पर जो है इस वाक्य में वह कल मुंबई जा रहा है, पूरा का पूरा जो वाक्य है संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है। संज्ञा उपवाक्य बहुधा प्रधान उपवाक्य से की योजक द्वारा जुड़े होते हैं। बहुधा का मतलब होता है ज्यादातर। इस वाक्य जो संज्ञा उपवाक्य है वो ज्यादातर किस योजक शब्द से जुड़े होते हैं, की से। जैसे इसी का उदाहरण अभी प्री बोर्ड में आया था कि अध्यापक जी ने कहा कि कल अवकाश रहेगा। अध्यापक जी ने कहा कि कल अवकाश रहेगा। तो यहाँ पर जो बाद वाला जो आ गया कि कल अवकाश रहेगा, तो ये पूरा का पूरा जो वाक्य है वह पूरा का पूरा जो वाक्य संज्ञा उपवाक्य के अंतर्गत आ जाता है। अगला जो है विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य जो होता है वो क्या होता है, अगर हमने पढ़ा है कि विशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषता बताता है। जो आश्रित उपवाक्य अपने प्रधान, जो आश्रित उपवाक्य अपने प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं।
अब विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। इतना तो हम जानते ही हैं, जानते हैं ना। हाँ, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज हो रही है कि जो आश्रित उपवाक्य, जो बाद वाला जो आश्रित कौन होता है? जो लटका रहता है, बाद का जो होता है वह आश्रित होता है। बाद वाला जो वाक्य होता है वह आश्रित उपवाक्य होता है। क्यों? आश्रित का मतलब वो क्या होता है? जो किसी के ऊपर आश्रित होता है। तो जो आश्रित उपवाक्य अपने प्रधान वाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा हो उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण भी हम देख रहे हैं, वही व्यक्ति उन्नति करता है जो परिश्रम करता है। वही व्यक्ति उन्नति करता है जो परिश्रम करता है। इस वाक्य में परिश्रमी होता है, जो परिश्रमी होता है। वाक्य पहले उपवाक्य व्यक्ति विशेषण होने के कारण विशेषण उपवाक्य। इस वाक्य में जो परिश्रमी होता है, वाक्य पहले उपवाक्य व्यक्ति का विशेषण होने के कारण विशेषण उपवाक्य है। क्योंकि वही व्यक्ति, यहाँ पर उसी व्यक्ति के बारे में बताई गई है कि वही व्यक्ति उन्नति करता है जो परिश्रमी होता है। यानी कि उस व्यक्ति की विशेषता के बारे में बताया गया है कि जो उन्नति करने वाला जो व्यक्ति होता है। विशेषण उपवाक्य प्राय संबंध सर्वनाम जो उसके विभिन्न रूप, जिसके यहाँ पर ध्यान दे लेना, नोट कर लेना, समझ लेना कि यहाँ पर पहचान बता रहा हूँ मैं कि जो विशेषण उपवाक्य होते हैं वह किससे जुड़े हुए होते हैं? जो से जुड़े होते हैं या उससे संबंधित जिसके, जिन्होंने, जिससे, जिसने, जिन, जिसके लिए आदि संबंध बोधक जो अवयव है वह संबंध बताने के लिए जुड़े हुए होते हैं। जैसे इस वाक्य में देखो आप, वही व्यक्ति उन्नति करता है जो परिश्रमी होता है। ये वाक्य जो से जुड़ा हुआ है तथा संबंध क्रिया विशेषण जहां, जितना, जैसे, अब आदि के द्वारा प्रधान उपवाक्य जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर समझ लेना बच्चों कि जो वाक्य जो, जिसके, जिन्होंने, जिससे, जिसने, जिन, जिसके लिए, जितना, जैसे, जहाँ, अब आदि शब्दों से जुड़े हुए होते हैं वह विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। प्रश्न पूछ लिया जाता है, वाक्य दे दिया जाएगा आपको। ऐसे मान लो ये वाक्य दे दिया, ये वाक्य दे दिया और इसमें पूछ लिया जाएगा आपसे कि इस वाक्य में कौन सा आश्रित उपवाक्य है। ऑप्शन है संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, सर्वनाम उपवाक्य। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? विशेषण उपवाक्य। समझ में आ गया? तो प्रश्न जो है वह कैसे भी बन सकता है। अगला जो है क्रिया विशेषण उपवाक्य। हमारा जो अगला जो उपवाक्य है वह है क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। ये वीडियो भी, अब क्रिया विशेषण का वीडियो आगे देखेंगे हम, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्रिया विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया का विशेषण बनकर आता है। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य, जो प्रधान उपवाक्य होता है कि क्रिया का विशेषण बनकर आता है, क्रिया की विशेषता बनकर आता है, वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। यानी कि क्रिया की विशेषता बनकर जो वाक्य आता है
उसे हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। उदाहरणों के माध्यम से देख लेते हैं हम। जब तुम मेरे घर आए, जब तुम मेरे घर आए तब मैं घर पर नहीं था। इस वाक्य में मैं घर पर नहीं था, मैं घर पर नहीं था मुख्य उपवाक्य है, तथा जब तुम मेरे घर पर आए क्रिया विशेषण उपवाक्य। समझ में आया? दोबारा देख लेते हैं। जब तुम मेरे घर आए, यानी कि जब तुम मेरे घर आए, जब तुम मेरे घर आए मैं घर पर नहीं था। तो यहाँ पर मैं घर पर नहीं था मुख्य वाक्य हो गया, और जब तुम मेरे घर पे आए यह क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। क्योंकि कौन आया? जब तुम मेरे घर पर आए, घर मेरे घर पर आए, यानी कि आने की क्रिया की विशेषता बताई गई है कि तुम कब मेरे घर पे आए। यहाँ पर आने की क्रिया की विशेषता बताई गई है, जब तुम मेरे घर पर आए तब मैं घर पर नहीं था। अब यहाँ पर जो होता है क्रिया विशेषण जो होते हैं इसके भी भेद होते हैं। क्रिया विशेषण जब हम पढ़ेंगे तो उसके भेदों के बारे में जानेंगे, लेकिन हम यहाँ पर क्रिया विशेषण उपवाक्य के भेद के बारे में जान लेते हैं। पहला जो भेद है वह है कालवाचक उपवाक्य। कालवाचक उपवाक्य, काल मतलब समय, काल मतलब समय, समय से संबंधित जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम कालवाचक उपवाक्य की संज्ञा देते हैं, जो समय से संबंधित विशेषता बताता है किसकी? क्रिया की। जब मैं घर पर पहुंचा तब वर्षा हो रही थी। जो ही मैं स्कूल से बाहर आया खेल आरंभ हो गया। काल यानी समय, जब मैं घर पहुंचा, मेरे घर पहुंचने के समय क्या हो रही थी? वर्षा हो रही। तो यहाँ पर जो वर्षा हो रही थी वह मुख्य उपवाक्य है, और जब मैं घर पहुंचा कालवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य है। जो ही मैं स्कूल से बाहर आया ये क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया, और खेल आरंभ हो गया ये प्रधान उपवाक्य हो गया। यानी कि जो ही मैं स्कूल से बाहर आए काल सूचक उपवाक्य हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा उपवाक्य है, और वहाँ उदाहरण में दिया हुआ है संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, काल सूचक उपवाक्य, तो हमें क्रिया विशेषण उपवाक्य तो है, लेकिन साथ ही साथ उसमें जो ऑप्शन में दिया हुआ है काल सूचक उपवाक्य। तो हमें जैसा कि पहले के वीडियो में भी मैंने बताया है कि हमें चार जो ऑप्शंस जो दिए होते हैं चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है, उसी के बाद उत्तर लगाना है। तो हमें सही जो आंसर है उसको टिक लगाना है। तो क्या हो जाएगा? काल सूचक उपवाक्य हो जाएगा, क्योंकि सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा जो है स्थान वाचक उपवाक्य, जहां तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूं। जिधर हम जा रहे हैं उधर आज कोई नहीं गया, आज कोई नहीं गया। तो यहाँ पर जो है स्थान यानी कि जगह, स्थान मतलब जगह से संबंधित विशेषता जहाँ बताई है। स्थान मतलब जगह से संबंधित विशेषता जहाँ बताई जाती है। जैसे यहाँ पर उदाहरण में देखते हैं हम, जहाँ तुम रहते हो, यानी कि जहाँ तुम रहते हो, जगह के बारे में बताया गया है कि जहाँ तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूँ। यहाँ पर जहाँ तुम रहते हो यह स्थानवाचक
उपवाक्य हो गया, मैं भी वहीं रहता हूँ, ये प्रधान उपवाक्य हो गया। समझ में आया। अगला जो है वह है रीतिवाचक उपवाक्य। रीति मतलब रीतिवाचक उपवाक्य। रीति मतलब कहें कि आप वैसे करना, आपको वैसे करना चाहिए जैसे मैं कहता हूं। बच्चे वैसे करते हैं जैसे उन्हें सिखाया जाता है। रीति मतलब नियम, हम कह सकते हैं आपको वैसे ही करना चाहिए, वैसा वैसे करना चाहिए जैसे मैं करता हूं। यहाँ पर जो रीति है वह है रीति उपवाक्य है, आपको वैसे करना चाहिए और जैसे मैं कहता हूं, ये प्रधान उपवाक्य हो गया। बच्चे वैसे ही करते हैं जैसे उन्हें सिखाया जाता है। तो यहाँ उन्हें सिखाया जाता है मुख्य वाक्य हो गया, और बच्चे वैसे ही करते हैं यह आश्रित उपवाक्य हो गया, रीतिवाचक। अगला जो है परिमाणवाचक उपवाक्य। परिमाण मतलब नाप तोल से संबंधित, नाप तोल से संबंधित विशेषता, संबंधित विशेषता जहां बताई जाती है। यानी कि परिमाण जो होता है, एक तो होता है परिणाम, एक एक तो होता है परिमाण, एक होता है परिणाम। परिणाम मतलब रिजल्ट, अब परिमाण मतलब माप तोल। यानी कि माप तोल से संबंधित जो विशेषता वाक्य में बताई जाती है वह परिमाणवाचक उपवाक्य के अंतर्गत आता है। उसने जितना परिश्रम किया उतना ही अच्छा परिणाम मिला। उसने जितना परिश्रम किया उतना ही अच्छा परिणाम मिला। यहाँ पर जितना जो है वह बता रहा है कि कितना परिश्रम किया उसने। परिमाण जो है, परिमाण कितना, परिमाण जिसने जितना परिश्रम किया उतना ही उसका अच्छा परिणाम मिला। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग वाला जो वाक्य है, उपवाक्य है, वह परिमाणवाचक उपवाक्य है। जैसे गर्मी बढ़ेगी, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे धूप में खड़े रहना कठिन हो जाएगा। यानी कि जो गर्मी है जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे धूप में खड़े रहना कठिन हो जाएगा। यानी कि गर्मी बढ़ने का जो परिणाम है वह यहाँ पर बताया गया है। अगला जो है वह है परिणाम अथवा हेतु सूचक उपवाक्य। यदि वर्षा अच्छी होती तो उपज बढ़ जाती। यदि यहाँ पर हेतु सूचक यानी कि संभावना, ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता। यदि वर्षा होती तो उपज अच्छी होती, यदि मैं पढ़ता तो पास हो जाता, यदि मैं घूमने जाता तो मैं वह देख लेता। तो जहाँ पर हेतु, हेतु मतलब जहाँ पर संभावनाएं बताई गई हो, अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, यदि वर्षा होती तो उपज बढ़ जाती, तो वह जरूर परिश्रम करेगा ताकि अच्छे अंक ले सके। इसलिए आए, वह इसलिए आएगा ताकि आपसे बात कर सके। तो इस प्रकार से यह 5 प्रकार के क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं जो संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अब सॉरी, मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तीसरा और अंतिम जो हमारा जो भेद है वह है संयुक्त या यौगिक वाक्य। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, संयुक्त का मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ।
और यौगिक का मतलब भी क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। कंपाउंड सेंटेंस इंग्लिश में कहते हैं जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल अथवा मिश्र वाक्य योजकों द्वारा जुड़े हों उन्हें हम संयुक्त वाक्य या यौगिक वाक्य की संज्ञा देते हैं। संयोजक मतलब समुच्चय बोधक अवयव से जो वाक्य जुड़े रहते हैं। वाक्य दोनों अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं लेकिन वह समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हुए रहते हैं। उन दोनों वाक्यों का आपस में कोई संबंध नहीं होता है। मिश्र वाक्य में क्या होता है, संबंध होता है। एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध होता है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। लेकिन संयुक्त वाक्य या यौगिक वाक्य में दोनों वाक्य जो होते हैं अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है। जो संयुक्त वाक्य है एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, इन्हें समानाधिकरण वाक्य भी कहते हैं। इसमें समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग संयोजक के रूप में, विभाजक के रूप में, विरोध दर्शक के रूप में और परिणाम बोधक के रूप में होता है। कंडक्टर ने सीटी बजाई और बस चल पड़ी। कंडक्टर ने बस चलाई, कंडक्टर ने सीटी बजाई और बस चल पड़ी। यहाँ पर जो है कंडक्टर ने सीटी बजाई एक अलग वाक्य है, बस चल पड़ी यह एक अलग वाक्य है और ये दोनों जुड़े हुए हैं संयोजक और शब्द से जुड़े हुए हैं। अगला जो वाक्य है, आप पहले आराम करेंगे या आपके लिए खाना ले आऊं। यहाँ पर यह विभाजक का काम कर रहा है। आप आराम करेंगे या आपके लिए खाना ले आऊं। यहाँ पर जो या है ये विभाजक का काम कर रहा है। आप खाना खाएंगे या चाय पिएंगे, यानी कि दो में से एक काम होगा, या तो आप आराम कर लो या खाना खा लो, आप चाय पी लो या खाना खा लो। तो विभाजक का जो काम है वो यहाँ पर या कर रहा है, यहाँ पर और कर रहा है। तीसरा वाक्य है, मैं आपका काम अवश्य कर देता लेकिन क्या करूं, व्यस्त हूं। मैं आपका काम अवश्य कर देता लेकिन व्यस्त हूं। यह विरोध दर्शक है। ये लेकिन जो शब्द, लेकिन, किंतु, परंतु, ये जो शब्द हैं यह विरोध दर्शक वाले शब्द हैं जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। चौथा जो है, उसने बहुत मेहनत की थी इसलिए वह कक्षा में प्रथम आया। उसने बहुत मेहनत की थी इसलिए वह कक्षा में प्रथम आया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर और जो है संयोजक है या विभाजक, लेकिन विरोध दर्शक है और परिणाम बोधक है इसलिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे और भी हम उदाहरण देखते हैं आगे, जिसके संयोजक जो शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, विभाजक शब्द कौन कौन से होते हैं और विरोध वाले शब्द कौन कौन से होते हैं। तो देखें आगे चलो। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि संयोजक शब्द कौन कौन से होते हैं। संयोजक शब्द होते हैं और, तथा, फिर, एवं, ही, नहीं, बल्कि, ये संयोजक शब्द होते हैं जो संयुक्त वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं संयोजक के रूप में। दूसरे हैं विभाजक, या, अथवा, या न, नहीं, अन्यथा, चाहे, न कि, ये विभाजक हैं जो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं लेकिन उसमें विभाजक का काम करते हैं, यानी कि अलग होने का काम। चाय पियोगे या खाना खाओगे, सोओगे या टीवी देखोगे, नहा लो अथवा
गर्मी हो जाएगी, पढ़ाई कर लो अन्यथा पापा आ जाएंगे। तो इस प्रकार से यह विभाजक का काम करते हैं। विरोधक लेकिन, और, मगर, किंतु, परंतु ये विरोधक का काम करते हैं। परिणाम का होता है इसलिए, अतएव, अतः, सो, ये परिणामवाचक होते हैं। तो इस प्रकार से अब समझ में आ गया होगा कि संयोजक और विभाजक और विरोधक और परिमाण, जो संयुक्त वाक्यों को जोड़ने का जो शब्द है वो कौन कौन से हैं। अगले वीडियो में हम, आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो में कि संयुक्त वाक्य रचना के आधार पर कौन कौन से होते हैं। सरल वाक्य हो गए, मिश्र वाक्य हो गए और संयुक्त वाक्य। 3 प्रकार के वाक्य हो गए। तीनों प्रकार के वाक्यों को हमने देख लिया। अगले वीडियो में हम जो रचना के आधार पर जो वाक्य हैं उनसे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं और उन प्रश्नों को हम किस प्रकार से आसानी से हल कर सकते हैं, इस बारे में अगला वीडियो हमारा कल आएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी नया वीडियो आएगा वो आप लोगों तक तभी पहुंच पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों? अच्छा लगा? अगले वीडियो में हम देखेंगे रचना के आधार पर जो वाक्य हैं उनसे किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं और उन प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं, ये देखेंगे अगले वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो आएगा वो आप तक पहुंच जाएगा, आपको सूचना मिल जाएगी कि नया वीडियो आ गया है। और हम आपके एग्जाम से पहले सारा जो सिलेबस है वो कवर कर देंगे और आपको पूरे का पूरा जो बेनिफिट है वो मिलने वाला है, क्योंकि हम इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको किस प्रकार से हल करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। रचना के आधार पर वाक्य हल। ओके, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।